नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देखेंगे उसके साथ से सबको मेरा नमस्कार। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल स्टूडेंट चॉइस ट्यूटोरियल पर क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का लास्ट टॉपिक NIEO लेके आपके सामने। प्लस इसके साथ हम शुरुआत करेंगे थोड़ी सी मिलिट्री लाइंस के साथ भी आपको बताऊंगा कि मिलिट्री लाइंस क्या थे, कितने मिलिट्री लाइंस बने थे, कब बने थे। तो शुरुआत करते हैं हम NIEO से। तो लेट अस स्टार्ट NIEO। तो बेटा शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मिलिट्री लाइंस से। ठीक है, क्या थे मिलिट्री लाइंस, किसने बनाए थे, किसके खिलाफ बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मिलिट्री लाइंस थे क्या, किनको बोलते हैं मिलिट्री लाइंस। मिलिट्री लाइंस क्या होते हैं, जैसे मान लो कि दो या तीन देश आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप इस तरह से बनाते हैं कि वो ऐसी एक पॉलिसी बना लेते हैं, तो सोचते हैं कि अगर किसी एक कंट्री, अपने ग्रुप में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी कोई बाहर वाला अटैक करता है तो वो पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक माना जाएगा, और हम उसका सामना अपने कॉमन दुश्मन का, अपने कॉमन एनिमी का सामना करेंगे। वो मिलिट्री अलायंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, क्या लिखते हैं वो, आर्म अटैक। क्या, आर्म, आर्म मतलब कोई हमला करता है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट कोई हमला करता है उनके ऊपर तो वो क्या माना जाएगा, अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, सभी के ऊपर। इसमें वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टर्न अलायंस बने थे, सबसे पहले हमारे बने था नाटो, NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना था, 9 अप्रैल 1949 में बना था ये। जो इसके स्टार्टिंग मेंबर थे, आए तो बहुत सारे मेंबर हैं, स्टार्टिंग जो 12 मेंबर थे वो थे हमारे पास बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मेन इसका क्या था, USA था। कब बना था ये, 1949 में बना था। ठीक है, ये पहला मिलिट्री लाइन था जो USA ने बनाया था कम्युनिज्म की को रोकने के लिए, यानी कि USSR की बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, USSR के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ बनाया था। दूसरा था, हम जानते हैं वार्सा पैक्ट। ठीक है, नाटो सीटो ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है। वार्सा पैक्ट के बड़े कम पता होता है, क्योंकि वार्सा पैक्ट, पैक्ट होता है समझौता। क्या होता है, पैक्ट का मतलब है समझौता। तो वार्सा पैक्ट, वार्सा नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये था तो ये भी मिलिट्री लाइंस। वार्सा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो साइन था, ये जो पैक्ट जो साइन हुआ था, जो वार्सा में हुआ था। ठीक है, वार्सा एक जगह का नाम है, वहां पे ये साइन हुआ था सभी कंट्री ने। इसमें जो भी कंट्रीज थे इसके जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने उसको वार्सा में इकट्ठे होकर वहां पे साइन, इसका नाम ही पड़ गया वार्सा पैक्ट। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साइल की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो वर्साइल जर्मनी के अंदर, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल नाम पड़ गया उसका, वर्साइल की संधि। ऐसे ही वार्सा पैक्ट हुआ, 1955 में बना। डेटें याद रखनी है, फाउंड इन 1955 में। प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटो फोर्स इन यूरोप। इसका मेन फंक्शन क्या था, जैसे मैंने बोला, नाटो का जो मेन मकसद था कम्युनिज्म को रोकना। किसको, मान लो ये आपके पास USA है, और ये यहाँ पर आके आपके पास USSR। यहाँ में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, और यहाँ पे कैपिटलिज्म है। ये इसके अगेंस्ट था, ये इसके अगेंस्ट था। इसने अगर नाटो बनाया, USA ने मिलकर क्या बनाया, नाटो बनाया। किसको रोकने के लिए, USSR के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने, उसके इन्फ्लुएंसेस को रोकने के लिए। तो USSR ने भी क्या किया कि अपने कुछ देशों को, अपने मित्र देशों को साथ लेके वार्सा पैक्ट, वार्सा में ये सारे देशों को इकट्ठा किया। उनके कौन कौन से देश थे,
सोवियत यूनियन इसमें मेन था, सोवियत यूनियन को हम यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, ये इसके मेन पार्ट थे इसके वार्सा के। और वार्सा का मेन मकसद था कि नाटो को अटैक को रोकना। अगर नाटो कंट्रीज कोई भी इनमें से किसी वार्सा पैक्ट में जितने भी देश है, जैसे पोलैंड, छोटे छोटे देश हैं, अल्बानिया है, हंगरी है, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है नाटो का किसी एक देश, तो ये वार्सा वाले जो हैं सारे के सारे उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। हो गया ना। यही तो कोल्ड वार का एक किस्म का रीजन था कि कोल्ड वार यही तो बढ़ रही थी, यही तो टेंशन वाला माहौल बना रहे थे, यही जो मिलिट्री लाइन थे यही एक कोल्ड वार वाला माहौल बना रहे थे, एक शीत युद्ध वाला, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं, टेंशन वाला माहौल बना रहे थे। ऐसा लगता था कि थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है। जैसे इसके बहुत सारे आपने, मैंने पहले भी बताया था आपको पहले पिछले वीडियो में, कि जैसे कोरिया वार हुई थी, अफगानिस्तान वार हुई थी, तो ये सारे क्या थे, ये अगर एक जैसे हमारे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैंने आपको बताया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, तो वो भी एक इसी तरह से टेंशन बन गई थी। तो ये था नाटो बना हमारा, नाटो जो है यूएसए ने बनाया, तो वार्सा पैक्ट बना दिया, किसने बना दिया बेटा, वार्सा पैक्ट बना दिया हमारी यूएसएसआर ने, ठीक है। वार्सा पैक्ट किसने बनाया, यूएसएसआर ने। ओके, उसके बाद दूसरा आया हमारे पास सीटो, ठीक है, सेटो भी बोल सकते हैं, सीटो भी बोल सकते हैं इसको कई बारी। तो सीटो क्या था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पता नहीं चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सीटो था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किसने बनाया, सीटो जो बना सीटो भी किसने बनाया, यूएसए ने बनाया, क्योंकि जब वार्सा पैक्ट बना, जब क्या बना, वार्सा पैक्ट बना सॉरी, जब वार्सा पैक्ट बना, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट किया, साइन किया, मिलिट्री अलायंस बनाया, तो उसने देखा कि साउथ ईस्ट में जो यूएसएसआर का प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ने लगा। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सीटो बनाया, सीटो भी बोल सकता है, सीटो, ठीक है। तो सीटो, सीटो क्या था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1954 में बनाया, ठीक है, टू प्रिवेंट सोवियत एग्रेशन इन द ईस्ट। आ गया ना, कि सोवियत का जो, सोवियत यानी यूएसएसआर का जो प्रभाव बढ़ रहा था ईस्ट में, ईस्ट यूरोप के अंदर, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने सीटो बना लिया। इसमें जो मेन जो कंट्री थी वो कौन कौन सी, यूनाइटेड स्टेट थी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका यानी फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, पाकिस्तान भी इसका पार्ट था, क्योंकि ये भी एशिया में एशियन कंट्री है ना, फॉर्म द साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने भी मिलिट्री अलायंस किया है, इसलिए आगे बताऊंगा जैसे इन कैसे फिर एक दूसरे के कोल्ड वार कैसे, टेंशन कैसे लग, बहुत बड़ा टॉपिक में आएगा आपके, ठीक है। फिर सिंटो बना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक और ग्रुप बना 1959 में, ठीक है, सोवियत एक्सपेंशन इन साउथ, यानी कि देखो सोवियत, रशिया ने सिर्फ एक बनाया वार्सा पैक्ट, तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने कितने ही मिलिट्री अलायंस बनाना ले। अब अमेरिका ने कौन सा बनाया, सिंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंट्रल ट्रीटी के फाउंड 59 में, 59 में बना, ठीक है बेटा, कब बना ये, 59 में बना, ठीक है। और इसका भी मेन मकसद क्या था, सिंटो का भी मेन मकसद था कि सोवियत जो था, उसको जो एक्सपेंशन थी, सोवियत का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था, उसको रोकना था। तो इसमें जो सेंट्रल यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ज्यादा आई, सेंट्रल का समझाना अपना कि सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज में ज्यादा पार्टिसिपेट किया, वो कौन सी थी, जैसे टर्की था, ईरान था, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने बनाया। एंड सिंटो ओरिजिनली नोन एज द बगदाद पैक्ट, इसको हम सिंटो को सिंटो को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बगदाद पैक्ट। जैसे वार्सा पैक्ट था ना, ऐसे ये बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना गया, बगदाद पैक्ट। यानी कि क्यों, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको वार्सा का बताया, वार्सा साइन तो वार्सा पैक्ट बन गया, ऐसे ही ये जो सिंटो जो ट्रीटी हुई थी, जो समझौता हुआ था इन देशों के बीच में, वो बगदाद में हुआ था, तो इसलिए इसका बगदाद पैक्ट भी, इसको हम कई बार के सिंटो नहीं आता, कई बार आता है व्हेन वाज बगदाद पैक्ट साइन, तो बच्चे वो बगदाद पैक्ट को याद नहीं होता है तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, सिंटो को हम बगदाद पैक्ट के नाम से, इट वाज रीनेम्ड सिंटो इन 1959। ओरिजिनली इसको हम बगदाद पैक्ट के नाम से, पर इसका जो है रीनेम, इसका दोबारा से नाम चेंज किया गया, उसका नाम सिंटो रखा गया 1959 में, आफ्टर इराक पुल्ड आउट द पैक्ट, जब इराक ने इस पैक्ट से अपने आप को अलग कर लिया। तो ये थे कुछ और भी, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत से थे, पर ये मेन थे, जिसकी इन मिलिट्री अलायंस की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में क्या था, टेंशन वाला माहौल था, कोल्ड वार जिसको हम बोलते हैं, वो माहौल था कोल्ड वार जो इरा स्टार्ट किया था, इसी अलायंस की वजह से शुरू हुआ था, इन्हीं अलायंस की वजह से
यही जो, क्योंकि मिलिट्री लाइंस बन चुके, गुट बन चुके थे, सब यही देख रहे थे कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है तो हम सारे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और जब वर्ल्ड वॉर का खतरा ये मंडरा रहा था, ठीक है ना बेटा। तो ये था हमारा कुछ मिलिट्री लाइंस। अब हम चलते हैं आगे, कौन से आगे अगला टॉपिक है हमारा NIEO, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये जहां पे जितने भी हैं जो जालो वाले हैं, नाटो मेंबर्स हैं, जितने भी जालो कंट्रीज हैं, जालो फ्रांस है, ये देखो वेस्ट जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी हमने पढ़ा, वार्सा पैक्ट है, नॉर्वे आ गया, ठीक है, स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल आ गया, ये ब्रिटेन आ गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इटली आ गया, ये सब, तुर्की, टर्की, देखो ये सारे किसमें, नाटो के मेंबर हैं। और वार्सा पैक्ट में रेड वाले, ये रशियन वाले, देखो रशिया के साथ है, रशिया बॉर्डर के साथ जो मिलते हैं, दिख रहे हैं ना, है ना। ईस्ट जर्मनी आ गया, पोलैंड आ गया, USSR तो था ही था, है ना, यूगोस्लाविया आ गया, बुल्गारिया आ गया, रोमानिया आ गया। अगर मैप की स्टडी कर लो तो आपको कंट्री याद करनी, याद नहीं पड़ती है कंट्रियों के नेम याद करने के लिए, ठीक है ना। ओके। और अदर जो और भी कम्युनिस्ट नेशन थे जो इसके साथ है, रशिया के साथ इनडायरेक्टली, ठीक है, वो ग्रीन कलर में आपको दिखे, यूगोस्लाविया वगैरह, क्योंकि ये रशिया के साथ मिलता था, और बाकी देश जो है बाकी बच के वो दूसरे कलर में बताए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब आया न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं क्या था ये न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, ज्यादा गंद पड़ गया है, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, क्या था, आपको बता देता हूं बेटा। तो क्या था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ध्यान से देखना है, क्योंकि NIE समझ तभी लगेगा जब आपको ये बेसिक थोड़ा पिछला समझ लगेगा, ठीक है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे न्यू इंडिपेंडेंट न्यू कंट्रीज जो बने, न्यू जो कंट्रीज थे वो सामने आए, जैसे इंडिया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे देश आजाद हुए, है ना। बहुत सारे देश आए तो इन्होंने क्या बनाया था, मैंने आपको बताया था नैम, क्या बनाया था, नैम। हाँ, नैम के बारे में पीछे पढ़ चुके हम, नैम क्या था, क्या था, ठीक है ना, नॉन अलाइंग मूवमेंट, है ना। इन्होंने नया बनाया था, इंडिया इंडिया यूगोस्लाविया, मैंने आपको बताया था इसके, है ना। जापान था, इन्होंने क्या बनाया था, नया बनाया था, सॉरी जापान नहीं था, ठीक है, इंडिया यूगोस्लाविया था, टर्की था, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया था, नया बनाया था, ठीक है। अब इस नैम के अंदर जो जो भी कंट्रीज थे वो सारे सारे न्यू इंडिपेंडेंट, यानी कि गरीब देश थे, क्या थे, गरीब देश थे, बेचारे गरीब, इंडिया भी तो गरीब था जब आजाद हुआ, बहुत गरीब था, है ना, ठीक है। इन देशों ने जो नैम थे, इन्होंने क्या किया, ना ही इन्होंने ना ही इन्होंने USA ग्रुप को ज्वाइन किया, कैपिटलिज्म को ज्वाइन किया, ना ही इन्होंने USSR को ज्वाइन किया, ठीक है, ठीक है। कई बार नैम को हम LDC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LDC। अरे LDC क्या होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं, LDC का मतलब क्या हो गया, LDC होते हैं हमारे पास बेटा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्या नाम हो गया LDC का, कंट्रीज, LDC यानी कि गरीबों का अमीरी वाला नाम, है ना, गरीबों का अमीरी वाला नाम का क्या है, LDC, है ना। तो कई बार क्वेश्चन नैम के ऊपर NIE के LDC के बारे में पूछा जाता है, LDC के क्या फीचर थे, तो LDC जब आया तो वही है नैम वाला ही हमारा क्वेश्चन, है ना। तो इनको हम कई बार हम LDC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, LDC बोलते हैं, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। अब क्या था कि मैंने आपको बोला पीछे बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब था, ये देश तो आजाद हो गए, इनके पास रिसोर्स भी बहुत सारे थे, रिसोर्स भी बहुत सारे थे, है ना, इनके पास संसाधन बहुत थे, ठीक है ना। पर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो सारी रिसोर्स को यूज कौन करता था, इनडायरेक्टली कौन कर रहा था, जो डेवलप कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, USA था, ये देश इन छोटे देशों, गरीब देशों के रिसोर्सेज को, संसाधनों को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि उनका यूज वो करते इनडायरेक्टली, फायदा उनको हो रहा था। तब इन्होंने देखा कि इन देशों ने सोचा, जो LDC कंट्रीज थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, इन्होंने सोचा, क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हमें भी तो अपने आप को डेवलप करना है, हमें भी तो अपने आप को अमीर बनना है भाई, कैसे अमीर बनेंगे, है ना, कैसे अमीर बनेंगे। तो इन्होंने UNO में एक समिति लाई, वहां पे एक रेसोल्यूशन लेके आए कि जो पुरानी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको चेंज किया जाए, उसको बदला जाए, ताकि हम भी
अपने आप को डेवलप कर पाए, हम भी अपने आप को डेवलप कर पाए, हम भी डेवलप कंट्री के साथ आगे बढ़ पाए, हमें भी तो अमीर बनना है ना। तो इन्होंने उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए प्रेशर डाला, तब एक नई पॉलिसी सामने आई जिसको हमने नाम बोला NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एक नया ऑर्डर निकला, नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी। वो क्या थी वो पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है बेटा। तो वो क्या थी देखिए, सबसे पहले क्या था देखिए, सॉरी, न्यू इकोनॉमिक a challenge for most of the non-aligned countries who were characterized as the least developing countries, जिसमें बता दिया was to develop themselves and bring their population out of poverty। मैंने बता दिया आपको कि वो अपने देश भी अपने देश को डेवलप करना चाहते थे और अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे, समझिए ना। जो गरीब देश थे, जो एलडीसी थे, एलडीसी मतलब समझिए ना, मैं बता दिया क्या एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। ये देश जो नॉन अलाइंग मूवमेंट की कंट्री थी उन्हीं को बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको कौन से, जो नैम के नैम मूवमेंट की, जो नैम के जो पार्टिसिपेंट थे, नैम के मेंबर थे, वही एलडीसी कहलाए। और ये देश अपने आप को डेवलप करना चाहते थे, है ना, अपने देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिमांड की NIEO की, मैंने बता दिया पूरा पीछे पहले एक्सप्लेन करके किस तरह से। तो इन्होंने डिमांड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, यूनिकैट बोल सकते हैं, UNCTAD ब्रॉट आउट द रिपोर्ट 1972 में, एक रिपोर्ट बन के बाहर आई टुवर्ड द न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई पॉलिसी बन के आई। क्या थी, इट प्रपोज फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नए रिफॉर्म, नए इसमें कुछ सुधार किए गए। कौन कौन से सुधार किए गए, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कौन कौन से सुधार किए। देखो बेटा, सबसे पहले गिव एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स। पहले एलडीसीज का कंट्रोल नहीं था अपने नेचुरल रिसोर्स, मैंने बताया ना, पीछे बताया ना आपको कि जो एलडीसी, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, वो पहले गरीब थे, उनके पास रिसोर्सेज तो थे पर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो वो एक्सप्लॉइटेशन कौन करते थे, उनको एक्सप्लॉइट कौन करता था, उनको यूज कौन करता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे। अब एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर आया, नया एक पॉलिसी चेंज हो गई और उसमें कहा गया कि जो एलडीसीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल जो है उन्हीं का होगा। अभी अब जो डेवलप कंट्री उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि उनका यूज करें ना करें वो उनके डिपेंड, उनके ऊपर है, वो एलडीसी का कंट्रोल हो गया उनके, यानी थोड़ा फायदा हो गया ना। यानी अब उनके रिसोर्सेज को, चाहे वो उनके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, वो उनके ही रहेंगे, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, एक तो ये ऑर्डर है, बड़ा फायदा हुआ इसका, बहुत फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा उन्होंने क्या बोला, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट। दूसरा उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, वेस्टर्न कंट्री कौन से, जैसे ब्रिटेन था, है ना, अमेरिका था, है ना, फ्रांस था, इन्होंने बोला इन जो एलडीसीज को, किसको, एलडीसीज को बोला कि भाई आप हमारे देश में आइए और आपको यहाँ पे खुली छूट है, आप यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड करने से तो पैसा आएगा ना। वो गरीबी से कैसे अपने देश, अपनी जनता को बाहर निकालते, अपनी जनता को कैसे बाहर निकालते, ट्रेड करके पैसा आता है। तो इन जो डेवलप कंट्रीज ने बोला कि ठीक है भाई, आप हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हो, ओपन मार्केट, ठीक है, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, यानी कि अब इनको वहां पे परमिशन मिल गई ट्रेड करने की। रिड्यूस द, अब और क्या, देखो इससे भी तो, अब क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज थे, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्री से जो परचेज करते थे, इससे क्या होता था, इनकी जो चीजें बहुत महंगी होती थी। इन्होंने बोला, एक उस पॉलिसी के अंदर ऑर्डर आया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को कम करें, ताकि गरीब देश उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। यूज कर पाएंगे तभी तो वो अपने रिसोर्सेज का जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे और अमीर बनवेंगे ना। तो ये भी पॉलिसी है, यानी कि वो अपनी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, या वेस्टर्न कंट्री बोल सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बोल सकते हैं, उनको ये ऑर्डर मिला, उनको ये कहा गया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो कम कर दी जाए। जिससे क्या हुआ, प्रोवाइड एलडीज विद द ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिससे कि जो एलडीज कंट्रीज थी उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। एक नई ऑर्डर बन के सामने आया। तो ये था हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या याद रखना है, किस शुरुआत कैसे हुई, क्यों जरूरत पड़ी। तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एलडीसी थे, गरीब देश थे, इनको ऐसे लगा कि हमें भी अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना है, हमें भी अमीर बनना है भाई, हम लीस्ट का मतलब बड़े ही पिछड़े देश हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। इसके लिए अपने देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यूएनओ ने 1972 में
इनकी डिमांड को माना और एक नई ऑर्डर सामने पेश किया। उस ऑर्डर में क्या क्या है आपको बताया मैंने, ठीक है। ये था हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, आगे देखिए, अब इंडिया एंड कोल्ड वार की बात करते हैं हम कि इंडिया और कोल्ड वार का क्या रिलेशन है। क्या इंडिया कोल्ड वार से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया की पॉलिसी क्या थी, हम सब कर रहे थे। तो इंडिया एंड कोल्ड वार की जब बात करते हैं तो इंडिया फॉलो टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वार, ठीक है। यानी कि कोल्ड वार के दौरान इंडिया ने टू वे पॉलिसी अपनाई, ना उसने अमेरिका से दुश्मनी की, ना उसने रशिया से दुश्मनी की। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या था, एलडीसी में आता था और इंडिया का पता था कि अगर मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अगर अपने आप को मुझे आगे बढ़ाना है, गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ना है हमने, तो मुझे दोनों तरफ से हेल्प चाहिए। अगर मैं किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करता है तो दूसरा मेरा दुश्मन बन जाएगा, और दूसरा जब दुश्मन बनेगा वो मुझे किसी तरह की हेल्प नहीं करेगा। इसलिए उसने टू वे पॉलिसी अपनाई, स्टे अवे फ्रॉम अलायंसेस। स्टे अवे मतलब उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान ने किया था ना, मैंने बोला नाटो सिटी को ज्वाइन किया था, पर इंडिया ने किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। अगर वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो दूसरे को अपना दुश्मन बना रहा है ना डायरेक्टली, है ना। इसलिए उसने किसी को ज्वाइन नहीं किया, वो अलूफ रहा, उनसे अलग ही रहा, दोनों से, दोनों मिलिट्री अलायंस से। ना उसने यूएसएसए ग्रुप को ज्वाइन किया, ना ही उसने यूएसए ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है, वो अलग रहा। जिससे क्या हुआ, रेज द वॉय अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। साथ में उसने खुद तो ज्वाइन नहीं किया, साथ में दूसरे देशों को बोला, जो नए नए देश आजाद हो कह रहे थे, श्रीलंका था, यूगोस्लाविया, बहुत सारे देश आजाद हुए, तो उनको भी बोला भाई आप भी, अगर आपको अपने आप को अपनी पहचान बनानी है, आजाद तो आप होगे सिर्फ कॉलोनियल रूल से, पर असली आजादी तब होगी जब हम भी एलडीसी से निकल के डेवलप कंट्री में आ जाएंगे, तब हम आजादी होंगे। यानी हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, हमारे देश के लोग भी अमीर होंगे, तब हमें सही आजादी मिलेगी। इसके लिए इसने बाकी कंट्री को भी मोटिवेट किया कि आप किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन मत करिए, ठीक है बेटा। जिससे क्या हुआ, इंडिया को दो तरह से फायदा हुआ। इंडिया सर्व इंडिया दिस सर्व इंडिया टू वेज, दो तरह से। अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन। अब इंडिया जो है कहीं पर भी अगर कोई लड़ाई होने के चांस होता है, इंडिया वहां पहुंच जाता है बीच में, बिचौलिया, है ना। जैसे मान लो आपके सामने क्या हो गया, बिचौलिया यहाँ पे ये नहीं सोचना कि जैसे कोई शादी कराने जाता है ना, तो बिचौलिया होता है शादी कराने के लिए, है ना, लड़के को भी ले आता है लड़की को लेता है ना, देखते हैं ना भाई पसंद है कि पसंद है, नहीं है तो बिचौलिया कहता है जाओ किसी शादी नहीं। यहाँ पे नहीं, जहां पर बिचौलिया नहीं है, जैसे यूएसए है ना, और ये हमारा यूएसएसआर है, ठीक है। कहीं इनके बीच में जैसे कोरिया वार हुई थी, मैं कोरिया की एग्जांपल देता हूँ, कोरिया वार हुई थी। कोरिया क्राइसिस एक ऐसा आया था कोल्ड वार के सीजन में कि ऐसा लगता था थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, पर बीच में कौन आके खड़ा हो गया, इधर से ब्रह्मास्त्र चला, इधर से ब्रह्मास्त्र चला, बीच में आ गया ना, भगवान जी खड़े हो गए थे, है ना, अपने ब्रह्मा अपने अपने अस्त्र को रोक लो, है ना। तो यहाँ पे वो भगवान जी कौन आए, हमारे इंडिया बन के आगे। इंडिया बीच में खड़ा होता और इनको बोलता भाई देखो लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होगा। यानी कि इंडिया ने बहुत सारी लड़ाइयों को रोका, समझाया, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल डिसीजन में इसका सीधा प्रभाव था, क्योंकि इसकी मानते थे, ये मानते इसलिए थे क्योंकि किसी भी ग्रुप को शामिल में से अलग से था। तो अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन इन वे दैट सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स, ठीक है ना। अपना इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए इंडिया कुड बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इससे क्या होता था, जैसे ये मैंने बताया, ये बैलेंस हो गया। जैसे बैलेंस क्या, कुछ सीधी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं बैलेंस का, क्या था देखो एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं बैलेंस का, ठीक है। कैसे उदाहरण देता हूं बैलेंस का, देखिए ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस का मतलब कैसे बैलेंस किया था उन्होंने, बैलेंस कैसे किया था, देखिए ये हमारा इंडिया है, क्या है, मान इंडिया बना लेता हूं मैं ऐसे ही, है ना, ये इंडिया है ना। यहाँ पे आपको पता है 1971 में, कब, 1971 में यहाँ पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, कौन सी है, पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है, इंडिया है ना। पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान ने क्या किया, अटैक किया इंडिया के ऊपर। अब क्योंकि पाकिस्तान किसका मेंबर था, सिंटो का मेंबर था, पता है ना आपको। जब सिंटो का मेंबर था, सिंटो का हेड कौन था, यूएसए था ना, है ना। यूएसए ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। यानी कि यूएसए भी यहां पहुंच गया, ऊपर से यूएसए ने, यहां पे हमारा पड़ोसी देश कौन सा है पता है आपको, चाइना, चाइना है ना, चाइना, इंडिया गेट टू चाइना, है ना।
तो चाइना से हमारा पड़ोसी था। अमेरिका ने प्रेशराइज किया जहां चाइना को भी कि तू भी इंडिया के ऊपर अटैक कर। बेचारा इंडिया तो फंस गया, 3 तरह से इंडिया के ऊपर अटैक होने वाला था, ठीक है ना। तब मजबूर होके यहाँ पे कई बार हम इंडिया को नेगेटिव लेते हैं, मजबूर होके इंडिया किसके पास किया, यूएसएसआर के पास गया कि मेरी हेल्प करो। यूएसएसआर से हेल्प मांगी, रशिया से हेल्प मांगी इंडिया ने 1970। तब जाके रशिया जहां पे आया और अमेरिका को बोला वापस भाग जा, नहीं तो मैं भी अटैक कर दूंगा, है ना। ऊपर से रशिया ने चाइना को प्रेशराइज किया, अगर तू इधर से अटैक करे मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा। तो ये दोनों, रशिया, यूएसएसआर और यूएसए थे, दोनों ही सुपर पावर थी ना। तब जब रशिया का इसमें इंटरफेरेंस हुआ तो भाई अमेरिका जी जो है वापस चले गए, अमेरिका चले गए वापस। जब अमेरिका वापस चला गया तो चाइना भी पीछे हट गया, वो भी पीछे हट गया। चाइना को पता था कि अगर मैंने अटैक किया तो यूएसएसआर मेरे ऊपर अटैक कर देगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना वापस, फिर कौन से रह गए, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान। तब जाके हम जीते थे, तब हम जाके जीते थे पाकिस्तान के साथ 1971 में, समझ गए ना बेटा। ठीक है, इस तरह से इंडिया ने क्या किया, बैलेंस किया दोनों को, इसको बोलते हैं बैलेंस किया, पावर्स को, सुपर पावर को बैलेंस किया। यानी कि अगर यूएसए ने इधर पार्टिसिपेट तो यूएसए इधर लेके आया और दोनों को भगा दिया, एक दूसरे को डर दिखा के। यूएसए को यूएसए से डर लगता, यूएसएसआर को अमेरिका से डर लगता था। दोनों के दोनों पीछे हट गए, क्योंकि दोनों को पता था कि हमारे पास क्या है, एटॉमिक वेपन्स हैं। कैसे, जब यहां से यूएसएसआर इधर आया तो उसने अपनी जो है यहाँ पे अरबियन सी में क्या तैनात कर दी, अपनी एटॉमिक सबमरीन। कौन सी, एटॉमिक सबमरीन। सबमरीन पता नहीं क्या होती है, पता है, पनडुब्बियां, वो नीचे नीचे चलते हैं, समुद्र के नीचे जहां चलते हैं ना, एटॉमिक, एटम बम से लेस यहाँ पे। और अमेरिका उन एटॉमिक सबमरीन से डर गया, वो वापस भाग गया। और रशिया तो लड़ने आया था, वो हमारी हेल्प करने आया था, वो वापस चला गया। इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के आमने सामने की लड़ाई हुई और वर्ल्ड को उसने पावर बना, मतलब बैलेंस बना लिया। क्यों बैलेंस बना लिया, अगर दोनों यूएसएस में पार्टिसिपेट था वर्ल्ड वार हो जानी थी, पर इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया। ये था रोल इंडिया का कोल्ड वॉर में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो मैंने आपको पॉइंट बताया, क्या पॉइंट बताया कि जो सॉरी क्या पॉइंट बताया कि रेज द वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिक्लाइंग कंट्रीज बिकमिंग द पार्ट ऑफ, एंड दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि इंडिया कुड बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर इफ प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड द अदर। अगर वो एक तरफ से अगर इंडिया के ऊपर एक सुपर पावर प्रेशराइज करती तो दूसरी तरफ चला जाता, अगर दूसरी करता तो दूसरी तरफ जाता। बैलेंस बना के रखना उसने, ये इंडिया के लिए फायदा हुआ, ठीक है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पहले ही बता चुका था पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया नहीं था, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जब हम नैम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ध्यान देना, किसकी बात करते हैं हम, जब हम नैम की बात करते हैं तो नैम का क्या आया, फुल फॉर्म क्या होती है नैम की बेटा, नैम की फुल फॉर्म क्या होगी, आजा यार, अभी पेन ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा पेन, आजा पेन जी, हाँ आ गया, है ना, NAM, है ना नैम। तो नैम का पहला वर्ड आ गया नॉन, नॉन से पता चलता है नेगेटिव वर्ड है ना, नॉन मतलब नहीं, इंडिया ने पहले डांग कर दी। जहां पे इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया कि इंडिया अलग हो गया भाई, दुनिया से अलग होके, जैसे हम बोलें कि हम अलग हो गए, हमें किसी के साथ नहीं चाहिए, सोसाइटी मोहल्ले के अंदर किसी के साथ नहीं चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें तो उनको साथ लेके चलना पड़ता है ना, है ना। इस तरह पर इंडिया को जब इंडिया ने नया बनाया तो इंडिया को और उसके जो पार्टिसिपेंट्स के जो मेंबर थे उनको आलोचना भी, उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कैसे कि नैम नेगेटिव वे में ले गया, पर नेगेटिव वे नहीं था, इसको कैसे अनप्रिंसिपल इन द नेम ऑफ परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट इंडिया। अनप्रिंसिपल इंडिया का कोई प्रिंसिपल सिद्धांत, अनप्रिंसिपल का मतलब क्या, जिसका कोई सिद्धांत नहीं था। ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज, क्योंकि ये फर्म स्टैंड नहीं ले पा रहा था, अपना एक बता नहीं सकता था इंटरनेशनल लेवल पे कि मैं क्या हूं। नैम जो था ना अलग था दोनों से। पर इनकंसिस्टेंट इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, है ना। उसने बोला देखो नैम का मतलब हो गया नॉन अलाइन, क्या, मैं किसी के साथ गुट नहीं करूंगा, यानी कि अलायंस नहीं बनाऊंगा, क्या, अलायंस नहीं बनाऊंगा। पर 1971 में वो कहां चला गया, यूएसएसआर से हेल्प ली उसने, ली ना हेल्प। यहां पे उसको इनकंसिस्टेंट मतलब अपने प्रिंसिपल को छोड़ के अपने सिद्धांतों को उसने तोड़ दिया इंडिया ने। और 1971 में 1971 में रशिया के साथ
20 साल की फ्रेंडली रिलेशन जो है, फ्रेंडली इन्होंने ट्रीटी की, ठीक है, इसलिए इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया इस बात पे, ठीक है। ओके बेटा, तो ये था हमारा इंडिया की नॉन अलाइनमेंट बात जो है, क्रिटिसिज्म हुआ 2 पॉइंट्स पे। तो मैंने बता दिया आपको कि वो अपने स्टैंड पे, अपने स्टैंड जिसको बोलते हैं ना कि अपनी बात पे अडिग रहो, पत्थर की लीर। अब मैंने ये बोल दिया तो मैं इसको ऐसा ही करूंगा, मैं आगे नहीं चलूंगा, है ना, ठीक है। तो इंडिया को इसको लेके क्रिटिसिज्म हुआ कि एक तो इंडिया ने बोला कि मैं किसी गुट को शामिल नहीं होगा, पर अगर वो वहां पे यूएसएसआर के साथ 1971 में संधि नहीं करता तो प्यारे बच्चों हम जीतते भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने सीधा सीधा हमारे ऊपर अटैक करना था। तो हम कैसे जीत सकते, हम तो अभी अंडर डेवलप्ड है ना, हम एलडीसी से आते थे ना, तो हम जीत नहीं पाते। इसलिए क्रिटिसिज्म तो हुआ, पर इंडिया को फायदा ही हुआ, ठीक है। अब एक टॉपिक मेरे से छूट गया था इस पूरे लेसन में, मार्शल प्लान। क्या था मार्शल प्लान, ठीक है। 1947-52 में मार्शल प्लान क्या था? यूएसए एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यूएस ने एड समझते हो ना, मतलब पैसा दिया, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर तरह से जो यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप को हेल्प की। किसके अगेंस्ट? रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया कम्युनिज्म था और यूएसए कैपिटलिज्म था, वो अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए, टू सेव द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म, है ना, कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकने के लिए जो अमेरिका था, यूएसए था, उसने वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनको क्या दिया? इकोनॉमिक एड दी, टेक्नोलॉजिकल एड दी, वेपन दिए, ताकि ये उसके खिलाफ हो जाए, ठीक है, रशिया का प्रभाव कम हो जाए, टू स्प्रेड अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस ओवर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना, और अमेरिका का प्रभाव ज्यादा हो। इस प्लान, अमेरिका के इस प्लान को बोला गया मार्शल प्लान। याद रखना, अमेरिका ने बहुत सारी प्लानिंग की रशिया को पीछे हटाने के लिए, तो उनमें से एक ये भी था मार्शल प्लान। तो होप सो क्लास 12 चैप्टर 1 कोल्ड वॉर इरा का लास्ट टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको कुछ समझ लगा हो तो कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आने पर आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।